नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम मोदी आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सुबह 10 बजे राष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, आने वाले त्योहार को लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कि उन्हें कोरोना के दौरान त्योहारों में किस तरह से एहतियात बरतना है और दिवाली के वक्त जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि पटाखे न छोड़े जाएं, उस बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। साथ ही वो आगाह कर सकते हैं कि कोरोना में प्रोटोकॉल्स जो है उसका ध्यान रखना है। भले ही रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ हो, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ खास आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी अपना संबोधन दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर भी लगातार जिस तरह से यहां पर लोगों की हत्या की जा रही है उस पर भी कुछ कह सकते हैं। पाक के खिलाफ कार्रवाई पर भी कुछ कह सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स की कटौती पर भी वो बातचीत कर सकते हैं। तो आज ये तमाम बातें वो रख सकते हैं आम जन के बीच, क्योंकि आज राष्ट्र से बातचीत करने वाले हैं, देश की जनता से बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं उस पर भी वो बातचीत करेंगे। पाक के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। तो दिल्ली से ये अहम खबर, पीएम मोदी आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देने वाले हैं, यानी कि आज देश के लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, समय समय पर वो आम जन से, अपनी जनता से बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आम जन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें 100 करोड़ के पार हो गया है वैक्सीनेशन, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कुछ कदम उठा सकते हैं कोरोना को हराने के लिए, वो भी आज बातचीत करेंगे। क्योंकि कल ही उन्होंने कहा था कि कोरोना मुक्त करेंगे देश को। जिस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसे में और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये भी बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि आगाह करने की भी कोशिश करेंगे कि त्योहार में ज्यादा गैदरिंग ना करें, मेलजोल ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि आप अमूमन त्योहार जब नजदीक आते हैं तो लोग गैदरिंग करते हैं और इन सब चीजों से बचने के लिए लोगों को आगाह कर सकते हैं। बढ़ते आगे, यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। संजीव गुप्ता आईजी एलओ लखनऊ बने हैं। अनिल कुमार राय आईजी पीएसी सेंट्रल बनाए गए हैं लखनऊ में। केपी सिंह को आईजी अयोध्या का बनाया गया है और मोदक राजेश को आईजी बनाया गया है बस्ती का। आपको बता दें राकेश सिंह भी आईजी बनाए गए हैं जो प्रयागराज के आईजी होंगे। उपेंद्र कुमार अग्रवाल आईजी बने हैं, वो देवी पाटन का कमान संभालेंगे, यानी गोंडा का कमान संभालेंगे, देवी पाटन की कमान संभालेंगे। तो ये तमाम तबादले किए गए हैं, ये एक बड़े बदलाव किए गए हैं। राकेश सिंह आईजी बनाए गए हैं जो प्रयागराज में कमान संभालेंगे। उपेंद्र कुमार अग्रवाल आईजी बनाए गए हैं जो देवी पाटन और गोंडा की कमान संभालेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अवनीश, ये जो तबादले किए गए हैं,
क्या आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक होता है तो तमाम प्रशासनिक फेरबदल किए जाते हैं? इन्हें चुनाव से देख के जोड़ा ही जाएगा। साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर फेरबदल किया गया है। केपी सिंह काफी लंबे समय तक प्रयागराज में अलग अलग पदों पर रहे। करीब उनकी सेवा के 35 सालों में 25 साल उन्होंने प्रयागराज के आसपास ही गुजारे थे। हाल में जब संत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का प्रकरण आया तो तब भी ये बात सामने आई थी। केपी सिंह वहां पर लंबे समय तक से तैनात थे, लेकिन अब उनको अयोध्या में भेजा गया। फैजाबाद का जो मंडल पुराना था, अब अयोध्या रेंज के नाम से आना जाता है। अयोध्या रेंज के वो आईजी होंगे। इसी तरह से राकेश सिंह को प्रयागराज भेजा गया है। अनिल राय जो बस्ती में आईजी थे, उनको पीएससी सेंट्रल मुख्यालय लाया गया है। और राजेश मोदक को भेजा जा रहा है बस्ती। ऐसे तमाम सारे अधिकारी हैं जिनके कामकाज में इसी तरह से प्रशासनिक फेरबदल किया गया। संजीव गुप्ता जो अयोध्या में आईजी रेंज थे, उनको आईजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। तो इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं चुनाव को भी देखते हुए। साथ ही साथ लंबे समय से जो अधिकारी क्षेत्रों में तैनात थे, उनको भी सरकार ने हटा करके दूसरी जगहों पर भेजा है। जी अवनीश, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी लंबे समय तक एक ही जगह पर हैं उनके तबादले किए जाएं, तो क्या इस निर्देश पर भी ये फैसला लिया गया? वो भी कारण है जिसके नाते ये फैसला लिया गया कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन तो सरकारों को करना ही पड़ता है। और सरकार को एक डेडलाइन चुनाव आयोग ने दे रखी है। उससे पहले तमाम सारे प्रशासनिक फेरबदल किए जाने हैं। जो अधिकारी लंबे समय तैनात हैं, उनके कामकाज फेरबदल होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर भी कुछ दिन पहले हुए थे। अब आईपीएस अधिकारियों की भी सूची आ रही है। आगे चल करके और भी जो डीआईजी है, एसपी के रैंक पर भी लंबे समय से तैनात या एडिशनल एसपी के रैंक पर लंबे समय से जिलों में तैनात अधिकारी हैं, उनके भी तबादले सरकार करेगी। इसी तरह से आईएएस और पीसीएस संवर्ग में भी अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची तैयार हो गई है। जी, आने वाले समय में क्या और भी तबादले हम देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगले 1 महीने के अंदर आपको एक लंबी सूची दिखाई पड़ेगी ऐसे अधिकारियों की जिनको लेकर के या तो पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं या फिर अधिकारी लंबे समय तक वो एक ही पद पर या एक ही विभाग में या एक ही जिले में तैनात है। जी, ऐसे सभी अधिकारियों को हटाया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश जी। तो ये एक बड़ा फेरबदल, उससे पहले कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि अब जब चुनाव नजदीक है तो जो लंबे समय तक एक ही पद पर आसीन हैं और उन सभी के तबादले अधिकारियों के किए जाने चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्री जी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता है ना। ये सवाल उन्होंने उठाया है ट्वीट कर। उधर लखनऊ के परिवर्तन चौक पर भारी संख्या में पीआरडी के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि पीआरडी के जवानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और पीएसी की तरह समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग भी शामिल है। पीआरडी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि काफी समय से हमारा आंदोलन चल रहा है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे पीआरडी के जवानों को युवा कल्याण विभाग से पृथक किया जाए, इसलिए कि वहाँ पर युवा कल्याण विभाग हमारे इन पीआरडी वाले जवानों से 2,000 रुपया घूस लेता है, तब ये कहीं उनको ड्यूटी देता है, उसके बाद जो जास्ती करता है। इसलिए ये हमारा पीआरडी विभाग जो है जवान उनके साथ नहीं रहना चाहता है और ये एक आईपीएस अधिकारी के अंडर में रहकर काम करना चाहते हैं। वो खेल कूद कराने वाले आदमी, उनको क्या पता। आगे, दिसंबर तक कैसे वैक्सीन की दोनों डोज देश के सभी लोगों को लग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन जिस रफ्तार में वैक्सीन जारी है, अब लगता है कि दिसंबर तक ये टास्क पूरा हो जाएगा। आज देश में 100 करोड़ वैक्सीन अब तक लग चुकी है, जो ऐतिहासिक है। वहीं दूसरी तरफ सियासत की बात करें तो प्रियंका गांधी ने स्कूटी, स्मार्टफोन देने का ऐलान करके सियासी समीकरण को ऊपर नीचे करने की कोशिश की है, क्योंकि एक तरफ मोदी की वैक्सीनेशन का काम ऐतिहासिक है तो दूसरी तरफ अखिलेश का लैपटॉप है और अब प्रियंका की स्कूटी और चुनावी मैदान में ये एक मुद्दा भी बड़ा है। तो चलिए ये रिपोर्ट देखिए।
मौसम बदलने के साथ साथ हर दिन उत्तर प्रदेश की सियासत भी बदलती जा रही है। कभी बीजेपी सब पर भारी दिखती है, कभी अखिलेश बाजी पलटते दिखते हैं। मायावती भी चौंकाने में पीछे नहीं है, तो प्रियंका गांधी भी टक्कर दे रही हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दावों और वादों की बरसात हो रही है। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीनेशन में आज भारत ने 100 करोड़ का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए उपलब्धि है, जिसे लेकर 22 की जंग में बीजेपी बाजीगर बन सकती है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। आज देश 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। कोरोना काल में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को खूब घेरा था। ऐसे में बीजेपी की ये चुनौती अब खत्म होती दिख रही है। दूसरी तरफ देखें तो मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए जोड़तोड़ की राजनीति तो कर रही है, साथ ही दिल खोलकर चुनावी तोहफों की बारिश का ऐलान भी है। लैपटॉप देने की घोषणा तो है ही, साथ ही सरकार बनने पर फ्री में बिजली भी दी जाएगी। चुनावी वादों में अखिलेश आगे आगे चल रही हैं, तो प्रियंका गांधी पीछे कैसे रह सकती हैं? पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस का माहौल बनाने वाली प्रियंका गांधी का महिला कार्ड लगातार जारी है। 40% टिकट देने का ऐलान करने के बाद स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की भी घोषणा है। कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। चुनावी शंखनाद होने से पहले हर कोई तोहफा लेकर लोगों के बीच पहुंच रहा है। अब कौन जनता के मन को भाता है, किसको पब्लिक वोटों का आशीर्वाद देती है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, अब हर सियासी चाल पर किसी न किसी का पलटवार होगा, क्योंकि लड़ाई भले ही 22 की हो, लेकिन साबित तो हर कोई अपने आप को 21 ही करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बढ़ते हैं आगे। राजनीति में सक्रिय हुई प्रियंका गांधी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी का 22 से पहले बदला हुआ अंदाज कांग्रेस की किस्मत बदल सकता है। सड़कों पर लगातार दिख रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। जो काम पहले सपा बसपा कर रही थी, वो सब प्रियंका गांधी कर रही हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि प्रियंका गांधी 22 के सहारे 24 पर नजरें टिका चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लगातार सियासी जमीन होती कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर से जगने लगी हैं। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। यूं तो कांग्रेस आज किस स्थिति में है, ये जग जाहिर है। आपसी लड़ाई, लगातार पार्टी छोड़ते नेता और तमाम चुनौतियों से कांग्रेस तो लड़ ही रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी ने तेवर बदले हैं, उससे कांग्रेस में नई ऊर्जा आ गई है। प्रियंका गांधी हर वो दांव चल रही हैं जिससे बीजेपी कमजोर हो सके, या यूं कहें कि बीजेपी के जो साइलेंट वोटर हैं वो साइलेंटली कांग्रेस के सीक्रेट वोटर में तब्दील हो जाएं। दरअसल 2014 से लेकर 2019 तक के चुनावी नतीजों को बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को महिलाओं ने जमकर वोट किया है। मोदी के चेहरे पर महिलाओं ने ज्यादा भरोसा दिखाया है और इस बात को प्रियंका गांधी बखूबी जानती हैं। इसलिए मोदी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए प्रियंका गांधी ने कई दांव चले हैं। अगर प्रियंका गांधी का कोई भी दांव सटीक बैठा तो यकीन मानिए 22 के नतीजे जो भी हों, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। महिलाओं को 40% टिकट का ऐलान, इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन, ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी।
लगातार महिला कार्ड खेल रही प्रियंका गांधी को बखूबी अंदाजा है कि अगर आधी आबादी का साथ उन्हें मिला तो काफी हद तक वो उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल सकती हैं। सैकड़ों की संख्या में लड़कियां उनसे मिले। उन्होंने कहा कि दीदी, हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं, कि इंटर पास लड़कियों को वो स्मार्टफोन देंगी। ग्रेजुएशन करने वाली छात्रा हैं, वो स्कूटी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। इसमें कोई शक सवाल नहीं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार जमीन पर दिख रही हैं। सरकार से टकराने का जज्बा भी दिखा रही हैं। वहीं सपा और बसपा इस मामले में कांग्रेस से पीछे हैं। कोई भी बड़ा मुद्दा हो, प्रियंका गांधी 24 घंटे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार रहती हैं। भले ही प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि कोई भी सियासी वादा 100% पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि कागज से लेकर जमीन तक पर वादों को हूबहू उतारना आसान नहीं होता। बावजूद इसके प्रियंका की मेहनत सबको दिख रही है। उनका टारगेट भी ठीक ठीक लग रहा है। भले ही प्रियंका की सक्रियता 22 को लेकर दिख रही हो, लेकिन पूरा गेम प्लान 24 का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजबूती से वापसी के लिए जो कैडर, जो कार्यकर्ता चाहिए, वो प्रियंका के पास नहीं। इसलिए प्रियंका 22 के बहाने 24 पर निशाना लगा रही हैं। अब बीच में 22 है और अगर यहाँ पर बात बनी तो 24 के लिए कांग्रेस मजबूती से तैयार दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।